ये संविधान के अनुच्छेद का पार्ट 2 है। मैंने प्रीवियस वीडियो को जहां से एंड किया था आज वहीं से स्टार्ट करूंगा। एक क्विक रिवीजन है, आप देखो। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में क्या था? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो पहले आपको रिकॉल करना है कि दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? तो वो राष्ट्रपति बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के स्पीकर करेंगे। आर्टिकल 108। आर्टिकल 109 में क्या था? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये इसमें प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन था। आर्टिकल ये सबको एक साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 110 में क्या था? धन विधेयक की परिभाषा मतलब धन विधेयक के बारे में मैं बिल्कुल आसानी से आपको याद करवाया था। आर्टिकल 111 मतलब 111, ये क्या था? वीटो पावर जो प्रेसिडेंट को प्राप्त है। आर्टिकल 112 में क्या था? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हमने बजट बताया था आपको, बजट। गाइस, संविधान में कहीं बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आपको आर्टिकल 109 से 112 को एक साथ याद रखना है। 113 में क्या है? आप बिल्कुल ध्यान से समझना। आर्टिकल 113 में है संसद में अनुदानों की मांग के संबंध में प्रक्रिया। मतलब अगर बजट पेश होने में देर है अभी, तो जो सांसद होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, वो मांग कर सकते हैं आर्टिकल 113 के तहत कि हमें धन चाहिए, धन चाहिए। और फिर आर्टिकल 114 है विनियोग विधेयक, ये धन की मांग करेंगे और उसका एक प्रक्रिया है। और इसके तहत जो भारत का संचित निधि है, जो पैसों का भंडार है भारत सरकार के पास, उससे पैसे का प्रावधान होगा। उसके बाद है लेखानुदान, विधेयक से ही संबंधित है। और लास्ट में हमने बताया था आर्टिकल 120, जिसमें भाषा के प्रयोग के बारे में डिस्कशन है। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 है संसद में मतदान, रिक्त स्थान होने पर भी संसद को कार्य करने की शक्ति, या लास्ट में देखो हाईलाइट किया है गणपूर्ति। तो पहले आपको यह देखना है कि गणपूर्ति होता क्या है। तो गणपूर्ति के लिए कम से कम संसद का जो सदस्य है उसका 1/10 सदस्य संसद में उपस्थित होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में कितने सदस्य? 250 सदस्य, और लोकसभा में 550 सदस्य। मतलब कम से कम 25 सदस्य राज्यसभा में और 50 सदस्य जो हैं वो लोकसभा में उपस्थित होने चाहिए, तभी कोई विधेयक जो है कानून बन सकता है। मैं आप सभी से फिर एक बात बोलूंगा कि आप पूरा अनुच्छेद को अच्छे से देखना, बिना स्किप किए हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना, एक स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट्स बना लेना। ऐसा हमारा वादा है कि आप एक भी अनुच्छेद नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 124 से 151 सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड अनुच्छेद है, सर्वोच्च न्यायालय। इससे पहले हम अनुच्छेद 123, 1, 2, 3, इसमें क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई इमरजेंसी में अगर कानून बनाना हो तो ये शक्तियां केवल और केवल देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब वो इमरजेंसी में कोई भी कानून पास कर सकते हैं, तथा वो इमरजेंसी में किसी भी कानून में बदलाव कर सकते हैं। कौन? तो देश के राष्ट्रपति। आर्टिकल 124 से हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के संबंध में। उसके बाद है आर्टिकल 125, ये है न्यायाधीशों की वेतन, न्यायाधीशों की वेतन संबंधी। अगर कोई आपसे पूछे न्यायाधीश, कभी कभी ना एग्जाम में न्यायाधीश की वेतन से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2,80,000, और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का तो 2.5, 2,50,000। उसी तरह से हाई कोर्ट के न्यायाधीश का 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, जो मैं इधर लिखा भी हूं। इसके बाद है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आप ऐसे सोचो, अगर अचानक
न्यायाधीश की डेथ हो जाती है तो आर्टिकल 126 के तहत कार्यकाली मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 के तहत तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों से तात्पर्य क्या है कि वर्तमान में हमारे देश में कितने हैं? 33+1, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। अगर लगता है हमारे संसद को, अगर ऐसा लगता है, हमारे राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि न्यायाधीश कम पड़ रहे हैं, तो वो आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल 128 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 128 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी सेवा ली जा सकती है। अगर आप मान लीजिए कोई फाइल है, कोई केस फंस गया, सोल्व नहीं हो रहा है, तो वैसे जज जो रिटायर हो चुके हैं उनकी भी सेवा ली जा सकती है। आर्टिकल 128 128 के तहत। आर्टिकल 129 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना लेती है, गाइस, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इनके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं वो उनको मानने के लिए बाध्य है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक है और कोई भी निर्णय लेती है तो इसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं वो मानेंगे। फिर है आर्टिकल 143, इसे आप स्टार लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143, इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति को। मतलब आर्टिकल 143 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो गाइस, आर्टिकल 143 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है कि जो सलाह मिले उसे मानना ही है। आप एग्जांपल देख लो, मान लो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से बोलते हैं, देश में बेरोजगारी है, जनसंख्या काफी बढ़ रहा है, तो एक काम करो, हर घर रोजगार दे दो, हर हाथ को रोजगार दे दो। अगर वो बोलता है, न्यायाधीश बोलते हैं कि ठीक है भैया कर लो, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इसको मानेंगे। ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सलाह माने या ना माने। तो फिर से रिकॉल करेंगे, आर्टिकल 143 क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं बट बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 143। आर्टिकल 148 और 149 को आपको एक साथ याद रखना है। आर्टिकल 148, इसे भी आप स्टार लगाओ। आर्टिकल 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मतलब कैग के बारे में। कैग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर मान लीजिए देश में घोटाला होता है तो भैया उसका जांच कौन करेगा? तो इसके लिए कैग बैठा है। कितने में? आर्टिकल 148। 10 बार पढ़ो इसको। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, आर्टिकल 148। तो उसके बाद है आर्टिकल 149। 149 में क्या है? तो 149 में है नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो होते हैं उनके कर्तव्य और शक्तियां के बारे में। तो इस प्रकार हम देख लिए आर्टिकल 123 से 149 तक। अब बने रहिएगा। गाइड, मैंने काफी शानदार वीडियो बनाने का प्रयास किया है और बिल्कुल ही आसान है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करेंगे तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। प्लीज आप कमेंट जरूर करें। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसका पार्ट 2 लाने का प्रयास किया। आप बिल्कुल इसे देखना बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे वीडियो को एक बार देखना और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले या तो इसे कॉपी पे नोट्स बना लेना, उसको रिकॉल करना है, नहीं तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसे बिल्कुल रिकॉल करना। मैंने काफी सरल और सहज भाषाओं में बनाने का प्रयास किया। तो देखिए, राज्यपाल के लिए अनुच्छेद। राज्यपाल के लिए अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका वर्णन कितना में है? आर्टिकल 153 में। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि हर एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इसके साथ ये भी जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। अब कई बार देखे होंगे कोई राज्यपाल है जिनको 2 राज्यों का प्रभार मिला हुआ है या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो इसका वर्णन आर्टिकल 153 में है। इसे याद कैसे रखेंगे? तो 153 153
इसमें से अगर हम 101 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या, 52। 52 में क्या था, तो 52 में क्या था, राष्ट्रपति के पद के बारे में 52। सेम हमारा है 154, 154, इसमें राज्य की कार्यपालिक शक्ति। इसमें 53 में क्या था, तो संघ के बारे में, लेकिन 154 में है, 154 में राज्य की कार्यपालिक शक्ति, मतलब राज्यपाल के अधीन होगा। 154 के बाद है 155, 155 राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 54 में क्या था, तो उसमें था राष्ट्रपति की नियुक्ति। इसमें से 101 अगर हम माइनस करेंगे और इसमें 105, 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में आर्टिकल 156, इसमें है राज्यपाल की पदावधि। तो गाइस राज्यपाल की पदावधि में क्या है कि राज्यपाल का पद 5 सालों के लिए होता है, बट राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद सम्मत है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पदों पे बने रहेंगे। इसके बाद है 157, 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं और योग्यताएं। तो राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं हैं, तो योग्यताएं में आपको याद रखना है कि कम से कम 35 साल की उम्र हो, वो पागल न हो, दिवालिया ना हो। इसके बाद है 159, 159 में क्या है, राज्यपाल द्वारा शपथ, और राष्ट्रपति का शपथ 60 और 60 शपथ, यहाँ पे 159, 101 कम, राज्यपाल द्वारा शपथ। तो आपको दोनों को, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को एक साथ याद करना है। राष्ट्रपति मैं बताया था अनुच्छेद 60 से शपथ, और इसमें अगर हम 101 ऐड कर देते हैं तब हो जाएगा हमारा 159। इसमें क्या है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण। इसके बाद है 161, 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अब आपको याद होना चाहिए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, इसे डीबीआई मैंने नोट करवाया था अनुच्छेद 72 में, आर्टिकल 72 में। सेम इसी तरह से राज्यों के लिए राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई है, किसी को भी क्षमादान करने की, किसी को सजा को कम करने की। ये आर्टिकल 162 में है, सॉरी 161 में है, राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन की शक्ति। 161 अनुच्छेद 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये आर्टिकल 162 में वर्णित है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, आपको याद होगा मंत्रिपरिषद का वर्णन केंद्र का 74 अनुच्छेद 74 में था, यहाँ पे 163 में है। उसी तरह से मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 164 में है। और राज्य के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 165, वेरी इंपॉर्टेंट है, महाधिवक्ता। आपको याद होगा केंद्र के लिए क्या होते हैं, महान्यायवादी। मैं लिख देता हूं महान्यायवादी, मैं लिख रहा हूं, एक तो श्योर एग्जाम में पूछेगा, इसका वर्णन आर्टिकल 76 में है। और राज्य के लिए महाधिवक्ता का पद, इसका वर्णन महाधिवक्ता में महाधिवक्ता है कितना पे, 165। तो गाइज जहां पे आपको नहीं दिखे तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसे आप समझने का प्रयास करना। यहां पे है, फिर से देखो, महान्यायवादी है 76 में और महाधिवक्ता है 175 में। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से महाधिवक्ता का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी एक संघ के लिए कानून बनाने का काम करते हैं और महाधिवक्ता राज्यों के लिए होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचे और अन्य सभी को भी लाभ मिले। तो गाइज जिस प्रकार संसद देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, तो प्रमुख जो अंग हैं वो 3 हैं। कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सेम इसी तरह से हमारे राज्यों के लिए कानून कौन बनाएगा, तो वो इसके लिए विधान मंडल की व्यवस्था की गई है। और राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं, विधान परिषद,
विधानसभा और तीसरा राज्यपाल। तो इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 से 177, 168 से 177। राज्यों में विधानमंडलों का गठन ये आर्टिकल 168 में है। पीछे हमने देखा था संघ के बारे में, संघों में कानून बनाने के लिए संसद का गठन हुआ था। सेम उसी तरह से राज्यों में विधानमंडल का गठन का प्रावधान आर्टिकल 168 में किया गया है। उसके आगे राज्यों में विधान परिषदों का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देश के हर राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। केवल और केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है। कौन से ऐसे राज्य हैं? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर से देखिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है आर्टिकल 169 के तहत। उसके बाद है विधानसभाओं की संरचना। तो विधानसभा कैसी होगी, इसके कितने अधिकतम सदस्य होंगे, इसके बारे में है आर्टिकल 170 में डिस्कशन। इसके बाद है विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषद की संरचना के बारे में एक मैं अलग से आपको बताना चाहूंगा। विधानसभा और विधान परिषद, जो क्वेश्चन पूछता है ना, मिनिमम एज विधानसभा, सबसे पहले विधानसभा 5 सालों के लिए है और विधान परिषद 6 सालों के लिए होती है। विधानसभा बनने के लिए, न्यूनतम विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, जैसे एमएलए बनने के लिए आपको 25 ईयर चाहिए मिनिमम। इससे कम है तो आप अयोग्य हैं। उसी प्रकार से विधान परिषद के लिए 30 ईयर चाहिए। और सेम प्रोसेस हमारा राज्यसभा और लोकसभा के लिए भी है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा इतने छोटे से। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको ध्यान आएगा कि मैंने क्या बताया था आपको। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे हम राज्य विधान मंडलों की अवधि। इसका वर्णन आर्टिकल 172 में है। आर्टिकल 173 में क्या है? राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए योग्यता है। मैंने अभी आपको डिस्कस किया क्या, अगर आपको राज्य विधान मंडल का सदस्य बनना है तो विधान परिषद के लिए मिनिमम 30 साल और विधायक बनने के लिए, मतलब विधान सभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल है। तो इसका वर्णन कितना में है? आर्टिकल 173 में। आर्टिकल 174 क्या बोलता है? एक कहता है राज्य विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के संबंध में। ये सब हमने आपको राष्ट्रपति मतलब संघ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। सत्र, सत्रावसान और विघटन आप याद करो आर्टिकल 85 में। केंद्र के लिए सेम है लेकिन राज्य के लिए आर्टिकल 174 174 में है। 175 में क्या है? सदनों में अभिभाषण राज्यपाल का अधिकार होगा। ये हमारा राष्ट्रपति का था 86 में। सेम इसी तरह से राज्यों में राज्यपाल का होगा अधिकार आर्टिकल 175 में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अभिभाषण का प्रावधान भी है राष्ट्रपति के लिए 87 में, लेकिन राज्यपाल के लिए 176 में। मंत्रियों का विधानसभा में बोलने का अधिकार आर्टिकल 177 में। उसी प्रकार है आर्टिकल 202, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करना है। इसे आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग बजट मान सकते हैं। केंद्र के लिए बजट का वर्णन आर्टिकल 112 में है। उसी प्रकार से राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन कितना में है? 202 में है। 202 हो गया राज्य के लिए और 112 हो गया केंद्र के लिए। और लास्ट में है आर्टिकल 203, धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया। आपको याद होगा आर्टिकल 110 केंद्र में था ये धन विधेयक, केंद्र के लिए मनी बिल उसको बोलते हैं, मनी बिल। उसी प्रकार से आर्टिकल 203 में क्या है? आर्टिकल 203 में ये मनी बिल राज्य के लिए है। तो 110 अगर रहे तो केंद्र के लिए और 203 रहे तो राज्य के लिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि धन विधेयक होता क्या है, मनी बिल क्या होता है। तो गाइस मनी बिल जो है एक टैक्सेशन से संबंधी है।
कितना मनी हम एक्सपेंड करें पब्लिक के लिए, कितने धन का निष्कासन की आवश्यकता है, जो हमारे संचित निधि है भारत सरकार का उससे कितना धन हमें निकालने की आवश्यकता है, ये सब पब्लिक पे खर्च करना है। ये नहीं कि संसद लोग धन को निकाल के अपने उड़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब बी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के जो हमारे देश के नागरिक हैं उसे ध्यान में रखते हुए आप संचित निधि से भी पैसा निकाल सकते हैं। इसका अधिकार संसद को प्राप्त है, वो धन विधेयक के थ्रू, इसी को बोलते हैं मनी बिल, जो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और इस पे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, ये उनका अधिकार है कि वो ही तय करते हैं कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या नॉर्मल बिल है। तो आपको धन विधेयक मनी बिल के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 214 से 231 जो उच्च न्यायालय के लिए है, हाई कोर्ट के बारे में डिस्कशन है, तो इसे हम याद करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 में क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जो कि राज्य में होता है। आर्टिकल 214 ये बोलती है कि हर राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय होगा, हर राज्य में अपना हाई कोर्ट होगा। बट अभी वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट है, केवल 25 है, केवल और केवल 25 है। जो सर्वप्रथम हाई कोर्ट 1862 कोलकाता, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद बंबई, इसके बाद मद्रास, फिर बंबई में। तो आप इसे भी याद रखना, सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना। वर्तमान में कितने हैं? 25। आर्टिकल 217 क्या कहता है? आर्टिकल 217 बोलता है न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें। आर्टिकल 214 क्या था? हर राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना होना चाहिए या होगा। आर्टिकल 217 क्या बोलता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, देश के राष्ट्रपति। चाहे सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 221, अनुच्छेद 221 में क्या है? न्यायाधीशों का वेतन। कहीं कहीं पे आपको न्यायाधीशों के वेतन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लाऊंगा, जहां पे जो भी प्रशासनिक पद पे बैठे हुए हैं, जो भी संविधान के अकॉर्डिंग पदों पे बैठे हुए पदाधिकारीगण हैं, मैं उनका सबका वेतन एक लेक्चर सेपरेट लाऊंगा, उसमें आपको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। अभी आप याद करिए, आर्टिकल 221 में क्या है? न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 226 रीट जारी करने की शक्ति। रीट जारी आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 32, इसमें 4 तरह के रीट होते हैं, तो सेम इसमें भी है। वहां पे 31 क्या है? तो अनुच्छेद 231 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। आर्टिकल 231 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक डिस्कशन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय से काम चलाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप देखेंगे लक्षद्वीप के लिए, केरला के लिए हाई कोर्ट है कोची में, और लक्षद्वीप के लिए भी कोची में है। इसी तरह से कोलकाता के लिए, इसी तरह से पश्चिम बंगाल के लिए कोलकाता में, साथ ही साथ अंडमान निकोबार के लिए भी कोलकाता में। पूर्वोत्तर भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय कहाँ है? तो गुवाहाटी में। तो ये इसकी प्रावधान जो है, इसका प्रावधान आर्टिकल 231 में है। इसके बाद है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में है जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में। और आर्टिकल 235 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो गाइस अब डिस्कस करेंगे हम लोग पंचायत के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, मुखिया जी के बारे में, सरपंच के बारे में, पंचायत समिति के बारे में, जिला परिषद के बारे में। इसका डिस्कशन आर्टिकल कितना से कितना के बीच में है? आप लोग को पता है आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का प्रावधान हुआ था टीपीएसपी के तहत, या वहां पे ये हर राज्य पे डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ पंचायत को इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं। ये गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज। इसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग।
पहले इसका वर्णन भाग 9 के अंतर्गत है। पंचायत अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसका वर्णन है। बट मैं मेनली बीपीएससी टीचर पे फोकस कर रहा हूं, अभी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस पे फोकस कर रहा हूं। अगर आप यूपीएससी लेवल तक पढ़ेंगे या पीसीएस लेवल तक पढ़ेंगे तब आपको आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जानना जरूरी है। बट बीपीएससी टीचर या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, ये सब के लिए बस 5-6 ग्राम पंचायत से, उसे आप याद रखना। इससे अधिक आपको जरूरत नहीं है पढ़ने का। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 243, आर्टिकल देखो ए बी डी ई एफ, बस इतना जरूरी है। आर्टिकल 243 ए से क्या तात्पर्य है? ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य सौंपे जा सकते हैं। ग्राम सभा मतलब पूरे सिस्टम का सबसे बेसिक पॉइंट है ग्राम सभा, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे जो रूट लेवल पे काम करती है। एक संसद जो संसद में कानून बनाती है, और एक ग्राम सभा जो पब्लिक के साथ जुड़कर रोड, नली, गली का काम करती है, हर एक सुविधा देने का प्रदान करती है, उसके बारे में। तो ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य सौंपे जा सकते हैं। क्या शक्तियां और कार्य? इसका वर्णन आर्टिकल ए में 243 ए में है। 243 बी क्या बोलता है? पंचायतों की संरचना। गाइस आपको पता है, अगर आप गांव से थोड़ा भी बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि पंचायत की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय। पहला क्या? 3 स्तरीय, 3 स्तरीय। पहला होता है पंचायत। फर्स्ट में लिखेंगे पंचायत। पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो वो मुखिया होते हैं। सेकंड में होते हैं क्या? प्रखंड। प्रखंड स्तर पे होते हैं पंचायत का समिति, वही प्रखंड के पूरे समितियां मिलके और प्रमुख का चुनाव करते हैं। उसी तरह से जिला स्तर पे कौन होते हैं? जिला परिषद, जो सारे जिला परिषद मिलके उनमें से एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष का। तो गाइस आपको पंचायत के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो मैक्सिमम आबादी है अभी भी गांव में निवास करती है। तो आपको अपने अधिकार के लिए ग्राम सभा के बारे में जानना जरूरी है। ग्राम सभा के जो शक्तियां और कार्य है उसे भी जानना जरूरी है। देखें आगे। लेकिन क्वेश्चन कहां से ज्यादातर पूछेगा? तो आरक्षण संबंधी। आरक्षण संबंधी जो आर्टिकल 243 डी में है। तो बिहार के जो पंचायत है, प्रधानी का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, ये सब में आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। किसके के लिए? एससी के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए, और महिलाओं के लिए। और आपको भी पता है बिहार में तो नीतीश कुमार महिला को काफी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूछ देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3, महिला के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। तो क्वेश्चन आपको आरक्षण से पूछेगा, एससी के लिए, एसटी के लिए और महिलाओं के लिए। उसके बाद इनका कार्यकाल 243 ई कार्यकाल। तो जनरली आप देखेंगे मुखिया लोगों का आजकल कितना साल का होता है? 5 सालों का। जनरली ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल, या मुखिया हो, या सरपंच हो, या पंचायत समिति हो, या जिला परिषद हो, 5 सालों का होता है। परंतु बीच में अगर किसी कारणवश किसी का पद रिक्त हो जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, तो ऐसा प्रावधान है कि 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव होगा, पुनः इसका पुनर्गठन किया जाएगा। और लास्ट में है 243F अयोग्यता के संबंध में। अगर ग्राम पंचायत के कोई भी सदस्य अयोग्य हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, या कुछ अपने नॉमिनेशन के टाइम में गलत एफिडेविट दे देते हैं, तो इनके अयोग्यता के संबंध में जो वर्णन है वो है आर्टिकल 243F में। काफी छोटा टॉपिक है ग्राम पंचायत, परंतु पंचायत जो है ना काफी इंपॉर्टेंट भी है। मुश्किल से 5-6 अनुच्छेद है जो इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लेना, आपके लिए एनफ है। और गाइस मैं रिक्वेस्ट करता रहूंगा आपसे, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरे अनुच्छेद क्रमबद्ध तरीके से याद रहेंगे, अधिक समय तक याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम देखेंगे भाग 11 भाग में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसका डिस्कशन अनुच्छेद 243 से 263 के बीच में है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में। आर्टिकल 245 क्या कहता है? विधायी शक्तियों का वितरण। विधायी शक्तियां
मतलब कानूनी शक्तियों का वितरण। 3 भाग है इसका, कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 245 में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण, मतलब संसद पूरे भारत के लिए, जो संसद होगा भारत का, वो पूरे देश के लिए कानून ला सकती है, और राज्य का जो विधानमंडल होगा वो हमारे राज्यों के लोगों के लिए कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 245 में है। राज्य विधानमंडल अपने राज्यों के लिए, राज्यों के लोगों के लिए कानून बना सकती है, और संसद का कानून पूरे देश में मान्य होगा। आर्टिकल 246 क्या है? विषयों का वितरण। वितरण मतलब विषयों का वितरण, मतलब 3 तरह के होते हैं। पहला होता है संघ सूची, फिर होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। संघ सूची, इस पे कानून संसद बनाती है, केंद्र के द्वारा कानून होगा। राज्य सूची, राज्य विधानमंडल का कानून, और समवर्ती सूची में दोनों का कानून, यहाँ पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो केंद्र द्वारा कानून वही वैलिड होगा। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आर्टिकल 246। उसके बाद आर्टिकल 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों की शक्ति, मतलब राष्ट्रीय हित में, और इसमें क्या होता है? राज्यसभा के प्रस्ताव से राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर शक्ति मिलती है। और आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 क्या बोलता है? आपातकाल में संसद की शक्ति, मतलब आपातकाल में संसद की शक्ति। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में हमारे देश की जो संसद है वो सभी विषयों पर कानून ला सकती है आपातकाल की स्थिति में। और लास्ट में है आर्टिकल 262, इसमें क्या है? अंतरराज्यीय जल विवाद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर्टिकल 262, जैसे कावेरी नदी के लिए जल विवाद था, आप कमेंट कीजिए किन 2 राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद है, किन 2 राज्यों के बीच। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। तो गाइज अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें है भाग 12। भाग 12 में क्या है? बीत, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में, आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A। जैसे ही आपको 300A दिखे तो आपको याद आना चाहिए संपत्ति का अधिकार। वीप मतलब देश के जो धन है, जो फाइनेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। संचित निधि, संचित निधि के बारे में मैं पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था। संचित निधि क्या होता है? देश का भंडार होता है, देश के पैसों का भंडार होता है। तो संचित निधि और लोक लेखा केंद्र और राज्यों के लिए, इसका डिस्कशन आर्टिकल 266 में है। और आकस्मिक निधि, आर्टिकल 267, 267। आकस्मिक निधि से तात्पर्य है कि ऐसा धन जो राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार देश हित में व्यय कर सकते हैं, मतलब ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार होता है, आकस्मिक निधि। तो आकस्मिक निधि आर्टिकल 267, फिर से सुनिए, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में है। इसके बाद है आर्टिकल 270, आयकर का विवरण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयकर का विवरण, स्टार मार्क कीजिए। गाइड जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके आगे मैं स्टार मार्क करते जाऊंगा। बहुत हद तक ये उम्मीद है कि क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 270, आयकर का वितरण। आयकर का वितरण मतलब जो हम लोग आयकर देते हैं ना, इनकम टैक्स, तो हम लोग आयकर इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट को जाती है, और गवर्नमेंट केंद्र और राज्य आपस में इसका पैसा का बंटवारा होता है विकास के लिए, रोड, नली, गली, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि के लिए, शिक्षा क्षेत्र पे इत्यादि के लिए इस पे केंद्र और राज्य आपस में बंटवारा करती है। तो उसका वर्णन आर्टिकल 270 में है। आर्टिकल 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन का वितरण करने के लिए। गाइज डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल कितने में है, या आर्टिकल कितने में वित्त आयोग का वर्णन है? तो आपको याद करना है आर्टिकल कितना, 280। 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। वित्त आयोग का काम क्या है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो वित्त होता है, जो धन होता है, उसे कैसे बंटवारा करना है, ये आयोग तय करती है। उसके बाद है आर्टिकल 287 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी स्टार मार्क कीजिए। बिजली पर कर से छूट। इसका तात्पर्य क्या है? बिजली पर कर से छूट, इसका तात्पर्य है कि अगर कोई दूसरे राज्य बिजली का निर्माण कर रही है, थर्मल पावर स्टेशन है, वहां पे बिजली इकाइयां काम कर रही है, उस राज्य से अगर दूसरे राज्य को बिजली किनना है
तो उस पर कर का छूट का प्रावधान है। आर्टिकल कितने में? तो 287 में, अनुच्छेद 287 में, 287। उसके बाद है आर्टिकल 293। आर्टिकल 293 क्या कहती है? राज्यों का उधार, राज्यों का उधार केंद्र के नियंत्रण में। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 293 बोलती है कि अगर राज्य आपसे, केंद्र से डिमांड कर रहा है कि मुझे इतनी धन की आवश्यकता है, आप मुझे चाहे कुछ परसेंटेज ले लो ब्याज के रूप में, बट मुझे धन चाहिए, मैं इसे जनता के हित में काफी अच्छा काम करूंगा और बदले में आपको ब्याज भी दूंगा। तो एक केंद्र से राज्य सरकार डिमांड कर सकती है लोक हित में, जनता के हित में। स्वास्थ्य सुविधाएं हो गए, शिक्षा संबंधी सुविधाएं हो गए, रोड नली गली जो मूलभूत सुविधाएं हो गई, इसका रिलेटेड केंद्र से राज्य डिमांड करती है। इसका वर्णन आर्टिकल 293 में है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल मार्क और स्टार मार्क, जिससे क्वेश्चन पूछता है संपत्ति का अधिकार। तो गाइस ये जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार में था, बट इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A, आर्टिकल 300A, और इसको बोलेंगे 300 का भी बोल सकते हैं, इसे यहाँ पे 300 का में शामिल किया गया है। प्लस इसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत 300 का में शामिल किया गया है। इसको संपत्ति का अधिकार, इसका मतलब क्या होता है? बिना उचित मुआवजे के, बिना आपके सहमति से और बिना उचित मुआवजे के आपसे कोई संपत्ति छीन नहीं सकता है, आपसे कोई संपत्ति छीन नहीं सकता है। ये आपको अधिकार मिला है आर्टिकल 300 क में या आर्टिकल 300A में, और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 के क में जोड़ा गया है। इसके बाद देखेंगे हम भाग 14 के बारे में, सेवाएं। सेवाएं में क्या है? आर्टिकल 308 से 323, अनुच्छेद 312, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपको समझना होगा कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है। जो पूरे देश लेवल पे सेवाएं, जैसे नौकरी करना सेवा ही तो हुआ, उसी तरह से अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आपने सुना होगा जो देश के सबसे वरिष्ठ सेवाएं हैं, जो सबसे उच्चतम दर्जे की सेवाएं हैं, जो हर किसी का सपना होता है, IPS, IAS, IFS। IFS का तात्पर्य है इंडियन फॉरेन सर्विस, ये नहीं कि फॉरेस्ट का नहीं है, IFS अखिल भारतीय सेवा में आता है। तो अखिल भारतीय सेवा का वर्णन आर्टिकल 312 में है, आपको याद रखना है। उसी तरह से लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ये एक तो अखिल भारतीय लेवल पे होता है और दूसरा राज्य स्तर पे भी होता है। आप UPSC का नाम सुने होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी तरह से आप लोग स्टेट PCS का भी नाम सुने होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा का वर्णन आर्टिकल 315 में है, जो केंद्र के लिए भी होगा और प्रत्येक राज्य के लिए भी लोक सेवा आयोग का वर्णन। आर्टिकल 320 क्या कहता है? आयोग के कार्य, तीनों को एक साथ। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में है, आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग केंद्र और प्रत्येक राज्य के लिए, और आर्टिकल 320 क्या है? आयोग के कार्य, जैसे भर्ती करना, परीक्षा कब लेनी है, इसके लिए सलाह मशविरा करके ये वैकेंसी तय करेगा आयोग, ये आयोग का काम है। और इस प्रकार आपको ये वैकेंसी क्रिएट करके लोगों को भर्ती करने का काम करेगा। ये आर्टिकल आयोग के कार्य आर्टिकल 320 में है। इस प्रकार आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी में नोट्स बना लेना। एग्जाम से पहले ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बिना स्किप किए आपको एक बार देखना है, ताकि हमेशा हमेशा के लिए जो आर्टिकल है 395 हम तो पढ़ेगा ही, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया। आपको बिल्कुल शांति से बिना स्किप किए वीडियो देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और दोस्तों के बीच में शेयर करना है। यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें निर्वाचन, इलेक्शन के संबंधी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 से 329A तक है, मतलब 329 का तक है। इलेक्शन है, जो निर्वाचन है, उससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा एग्जाम में, बिल्कुल आसान तरीके से याद करेंगे। देखिए आर्टिकल 324, इस पे ना डबल ट्रिपल भी लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 324, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्णन है। इसमें क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कितना? आर्टिकल 324। निर्वाचन आयोग
चुनाव का संचालन या इसे मॉनिटरिंग करना, पर्यवेक्षण करना, ये सब काम किसका है? निर्वाचन आयोग का। आर्टिकल 325 क्या बोलता है? समान निर्वाचक सूची। समान निर्वाचन सूची का तात्पर्य क्या है? किसी को जाति या धर्म के भेदभाव के आधार पर उसे मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 325 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या है? कि जिसका या 18 वर्ष से अधिक आयु, 18 वर्ष से अधिक आयु को जो भारत के नागरिक होंगे उसे वयस्क मताधिकार का अधिकार मिलेगा। मतलब 18 वर्ष से कम आयु को नहीं, 18 वर्ष से अधिक आयु को वयस्क मताधिकार माना जाएगा। मतलब वो अपने अधिकार के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे, वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये उनका विशेषाधिकार है देश के हर नागरिक को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 327 चुनाव संबंधी कानून। अब चुनाव संबंधी कुछ लाभ ही है, कुछ कानून है, वो कौन बनाएगा? संसद को कानून बनाने का अधिकार, इसके लिए हमारे संसद जिम्मेवार है। अब गाइस हम पढ़ेंगे भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा है, क्योंकि इसमें डिस्कशन है क्या? एससी आयोग, फिर है एसटी आयोग, फिर है ओबीसी आयोग, ये तीनों के बारे में। तो पहला क्या है? लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण। वर्तमान में तो अभी आप देखेंगे तो लोकसभा में 33% महिला रिजर्वेशन भी है, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 क्या बोलता है? इसके अकॉर्डिंग लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। फिर से देखिए, लोकसभा में एससी एसटी सीटों का आरक्षण मतलब जो लोकसभा का सदस्य होंगे, एमपी होंगे, वो एससी होंगे, एसटी होंगे, उनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितने में? तो आर्टिकल 330 में। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, एससी के लिए आर्टिकल 338 338, आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338A 338A या कहीं कहीं दे देगा क भी दे देगा। इसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मतलब इसमें हो गया शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब, और ओबीसी आयोग भी है। ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग का वर्णन आर्टिकल 338 का बी में है, तो हिंदी में कभी ख भी लिख देगा। ये तीनों भी आई है। मेरे साथ फिर से रिकॉल कीजिए, आर्टिकल 330 में क्या था? लोकसभा में एससी एसटी सीटों का आरक्षण कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 330, उसके बाद क्या है? एससी के लिए आरक्षण मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण आर्टिकल 338 में मैंने लिखा है। फिर है शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण आर्टिकल 338A में। फिर है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण आर्टिकल 338B में। इसे आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए आर्टिकल 340 क्या बताता है? आर्टिकल 340 में है ओबीसी की पहचान। ओबीसी की, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, कई बार डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन, ओबीसी की पहचान कौन करेगा? तो उसके लिए एक आयोग है, उसका नाम है मंडल आयोग। मंडल आयोग तय करेगा ओबीसी की पहचान। परंतु आर्टिकल 341, तीनों को एक साथ याद रखिए, आर्टिकल 340, 341, 342 एससी की पहचान, शेड्यूल कास्ट का पहचान, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति की पहचान कौन करेगा? वो हमारे देश के राष्ट्रपति करेंगे। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति की पहचान कौन करेगा? एसटी की पहचान कौन करेगा? शेड्यूल ट्राइब की पहचान कौन करेगा? वो हमारे देश के राष्ट्रपति तय करेंगे। परंतु ओबीसी का मंडल आयोग, इसका वर्णन आर्टिकल 340 से 342 आप बिल्कुल आसानी से याद कर लेना। 340 मंडल आयोग करेगा ओबीसी की पहचान, 341 राष्ट्रपति करेंगे एससी की पहचान, और 342 राष्ट्रपति करेंगे एसटी की पहचान। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था भाग 16। तो आप अपना 100% दो, बिना वीडियो स्किप किए देखो पूरे अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा। ये आर्टिकल जो है ना मतलब काफी बड़ा है, परंतु इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये देश जो है ना आर्टिकल से चलता है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा हर एक देश के हर एक नागरिक का अधिकार है कि वी फॉलो द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें फॉलो करना है। इसके लिए हमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसे याद रखना है सदैव के लिए। तो मेरे भाई भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजभाषा के बारे में डिस्कशन है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में।
343 में क्या है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 343 ये बोलता है कि राष्ट्र की राजभाषा, राष्ट्र की राजभाषा, आप लोग बोलोगे राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, तो भैया राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। फिर से सुनो, राष्ट्र की राजभाषा का उल्लेख है, वो हिंदी होगा, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन कहीं भी संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 343 के तहत देखो, संघ की राजभाषा, केंद्र की राजभाषा, राष्ट्र की राजभाषा का उल्लेख है, वो हिंदी होगा, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, ये हमारा लिपि है। इसके बाद आर्टिकल 344 बोलता है, तो आर्टिकल 344 में क्या है, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का वर्णन आर्टिकल 344 में। आर्टिकल 345 345 राज्यों की राजभाषा, मतलब राज्य अपनी भाषा चुन सकते हैं। आर्टिकल 345 ये बोलता है कि ये राज्य का अधिकार है कि राज्य अपनी भाषा चुन सकते हैं, मतलब विभिन्न राज्य में अपनी अपनी भाषाएं हैं। अब बिहार जाएंगे तो वहां पे भोजपुरी, मैथिली, संथाली, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाल में बंगाली, मणिपुर में अपना मणिपुरी, ऐसे ऐसे डिफरेंट भाषाएं हैं, तो ये राज्य का अधिकार है। ऐसे संविधान के अकॉर्डिंग टोटल 22 भाषाएं हैं, परंतु आर्टिकल 345 क्या बोलता है कि राज्यों की राजभाषा, मतलब राज्य अपनी भाषा चुन सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 350 का ए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट करना, कितना, 350 का ए, इसके मतलब है प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हमेशा मातृभाषा में होगा। एजुकेशन जो है हमारा वो हमेशा क्या होगा, मातृभाषा में होगा। ये नहीं कि बच्चे को मतलब डिफरेंट डिफरेंट, आप छोटा बच्चा है उसको फ्रेंच सिखा दो, छोटे बच्चे को जापानी सिखा दो, स्पेनिश सिखा दो, नहीं, छोटे बच्चे को हमेशा प्राइमरी एजुकेशन जो उसको मिलेगा वो हमेशा अपना जो भाषा है, आस पड़ोस की भाषा है, उसमें बच्चे को ट्रेन करना है, तभी बच्चे का बौद्धिक विकास हो पाएगा, मानसिक विकास हो पाएगा, समुचित विकास हो पाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बच्चे को रटाते रहो, वैसे बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए हमारा आर्टिकल 350 है, प्राइमरी एजुकेशन जो है हमेशा मातृभाषा में देना है, मातृभाषा में आपको देना है। आर्टिकल 350 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350 का बी क्या बोलता है, या आर्टिकल 350 का भी बोला जा सकता है। आर्टिकल 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयुक्त, मतलब भाषाई अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है, तो गाई भाषाई अल्पसंख्यक से तात्पर्य यह है कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं वाले लोग रहते हैं। हिंदी बहुत अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, उसी तरह से उर्दू भी है, लेकिन बहुत ऐसे भाषाई अल्पसंख्यक है जो काफी कम मात्रा में उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई आदिवासी लोग बोलते हैं संथाली लैंग्वेज है, या यू कैन से बहुत सारा भाषा है जो काफी कम मात्रा में बोली जाती है, तो उसके लिए आयुक्त का निर्धारण किया गया है, उसे किसी प्रकार से उत्प्रेरण नहीं किया जा सके, उसका वर्णन आर्टिकल 350 का बी में है। और आर्टिकल 351 क्या है, हिंदी का विकास। आर्टिकल 351 क्या बोलता है, हिंदी का विकास करना है, मतलब हमारे संविधान में हिंदी राजभाषा है और हिंदी पे विशेष फोकस किया गया है आर्टिकल 351 के तहत। तो अगर इस प्रकार से हमारा जो भाषा से इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो काफी आसानी से समाप्त हो गया है, आप इसे पुनः रिकॉल करना। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल से, जबकि इससे ना काफी क्वेश्चन देखने को मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल, और चुटकी में याद करवाऊंगा मैं, बस अब देखते रहो। आर्टिकल 352 वीवीआई करना। आर्टिकल 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, मतलब बाहर के जो आक्रमण होते हैं, और आंतरिक अशांति। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति अगर होगा देश में तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी। इसका वर्णन आर्टिकल 352 में है, आर्टिकल 352। अब बात करेंगे आर्टिकल जो 352 है वो 3 बार लगा है, 3 टाइम्स लगा है हमारे देश में। कब कब लगा है, पहला लगा था भारत चाइना वार हुआ था 1962 में, उसके बाद लगा था इंडिया और पाकिस्तान वार हुआ था 1971 में जब बांग्लादेश के लेकर, और तीसरा हुआ था 1975 में
जब इंदिरा गांधी का मतलब ये आंतरिक अशांति का है, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी तो 3 टाइम्स हमारे देश में लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। और आसान देखो कैसे करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 352 में है, इसमें 4 ऐड करो। 356 में क्या है, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और उसमें फिर 4 ऐड करो। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों को याद करना ना काफी आसान है, 4 ऐड करते जाना। 352 राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन क्या है, अगर राज्य में संवैधानिक संकट हो जाती है, मतलब कोई राज्य है जो संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है, वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस देश में जो राज्यपाल होते हैं वो अनुशंसा करते हैं राष्ट्रपति को, और उस देश में क्या उस राज्य में क्या लगता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है, परंतु सबसे प्रथम से क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में। उसके बाद है, ये 2 हो गए। उसके बाद 358 आर्टिकल 358, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 358 करना। आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 क्या बोलता है, मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 19 स्वतः खत्म हो जाता है। आप ऐसे सोच के देखो ना कि मान लो आपको युद्ध छिड़ा हुआ है और आप कहो कि हमें बोलने का स्वतंत्रता चाहिए, हम यहाँ मकान बनाएंगे, हम यहाँ बिजनेस करेंगे, ये पॉसिबल है क्या? अगर युद्ध में आपको कोई गोली मार दिया तो, कहीं ब्लास्ट हो गया तो पहले आपको सुरक्षित रहना है ना, इसके लिए आर्टिकल 19 को स्वतः खत्म माना जाएगा। कब? राष्ट्रीय आपातकाल में। आर्टिकल 359 क्या बोलता है, अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन। युद्ध के समय में मौलिक अधिकार का निलंबन होगा राष्ट्रपति के आदेश पर। उसके बाद आर्टिकल 360 जो मैंने डिस्कस किया, वित्तीय आपातकाल, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारे देश में कभी नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 61 क्या बोलता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 361, 368, 370। आर्टिकल 361 बोलता है राष्ट्रपति और राज्यपाल आदि को भी सुरक्षा चाहिए भैया, उसका वर्णन 61 में है। आर्टिकल 368 ये आपको याद भी होगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। और आर्टिकल 370 जो समाप्त हो गया है, ये जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान देता था। तो गाइस इस प्रकार मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 371 में 371A, 371B, 371C, 371D, 371E ऐसे करके कुछ और है जो विशेष राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो यूपीएससी या सिविल सेवा लेवल के लिए पढ़ना जरूरी है। बीपीएससी टीचर के लिए इतना काफी है। और मैंने जब इतना मेहनत किया है, इस एक पूरा सीरीज को एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है, तो आपका कर्तव्य क्या है? प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा बिना स्किप किए वीडियो को आप देखे हो, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मेरा जो संकल्प है, कम से कम 5 लोगों का वीडियो शेयर करना है आपको। कम से कम 5 लोगों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। और पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।